Hello students, welcome to Learn Easy classes. So I hope all of you are fit and fine. So in previous lecture we have already studied about the plant tissue. Plant tissue हम समझ चुके हैं, टिश्यू क्या है हमें ये भी पता है. तो टिश्यू क्या है एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. टिश्यू इज़ ए क्लस्टर ऑफ सेल विच परफॉर्म ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू जो कि 4 टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यू. हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. 4 टाइप के एनिमल टिश्यू डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी के किस पार्ट में वो टिश्यू है, उसके फंक्शन के आधार पर हमने उन्हें 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. तो एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू में आपको यहाँ पर इस फ्लो चार्ट में थोड़ा सा बताती हूँ. उसके बाद हम वन बाय वन एक एक टिश्यू को आगे डिस्कस करते चलेंगे. सो दैट कि यहाँ पर मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि टिश्यू एक्चुअली कितने टाइप के होते हैं और उनको फिर हमने कितने टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि टिश्यू हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या टिश्यू में हमें पढ़ना है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या है? हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग जो बनाते हैं. आउटर कवरिंग मीन्स हमारी स्किन, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की भी आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, यानी कि जो आउटलेइंग होती है हमारे इंटरनल और आउटर बॉडी पार्ट्स में, वो सब किसकी बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की. कवरिंग टिश्यू है, आपको यहाँ पर यही समझ आ जाएगा कि कवरिंग टिश्यू, कवरिंग मीन्स हमारी बॉडी की जो आउटर लेग, हमारी स्किन, स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है, एक तरीके से कवर है. उसी तरीके से जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनकी भी अंडरलेइंग, अंदर के पार्ट्स की और आउटर पोर्शन की कवरिंग जो बनाते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू. मॉडिफाई एंड परफॉर्म द सिक्रीटरी फंक्शन. एपिथेलियल टिश्यू कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं और हमारी बॉडी में सिक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू 5 टाइप्स के होते हैं: स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो. दिस वन सिंपल थिन लेयर्ड सेल होती हैं एंड ईच सेल कॉन्टेनिंग एटलीस्ट 1 न्यूक्लियस. हर सेल में एक न्यूक्लियस है. थिन लेयर्ड सेल होती है और इर्रेगुलर शेप होती है. कोई भी शेप हो सकती है, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, कोई भी शेप हो सकता है इसका. फ्लैट होती है ये सेल पहली बार. और ये हमारे बॉडी के अंडरलिंग जो पार्ट होते हैं, बॉडी के अंदर जो पार्ट होते हैं, हमारा स्टमक हो गया, हमारे इंटेस्टाइन हो गए, बहुत सारे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग बनाते हैं उसको, और उस आउटर कवरिंग को, इससे क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियल से प्रोटेक्शन भी मिलता है. जो जर्म्स, बैक्टीरिया, जो इंजरीज होती है उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है. जो तो एपिथेलियल टिश्यू, इसका मोस्टली जो फंक्शन होता है कि ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग बनाता है और हमें जो आउटर कवरिंग बनाता है और प्रोटेक्ट भी करता है इंजरी से, जर्म से, केमिकल्स एक्सेट्रा से. जो भी केमिकल्स वगैरह हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं उनसे भी बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलता है. किसके थ्रू? एपिथेलियल टिश्यू. तो यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियल फ्लैट, थिन, इरेगुलर शेप सेल्स होते हैं और हमारी बॉडी के अंडरलाइंग पार्ट्स में जो होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जर्म से. हार्मोन्स जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उससे हमारी जो इनर लेइंग होती है उसको प्रोटेक्शन का काम देते हैं. देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल से ही आपको समझ आ रहा होगा कि क्यूबिकल शेप. क्यूबिकल शेप मीन्स हाइट, लेंथ में और ब्रेथ में ये इक्वल होते हैं, क्यूबिकल शेप होते हैं. इस तरीके से कुछ होता है. आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो. न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. क्यूबॉइडल शेप होता है. प्रेजेंट इन किडनी ट्यूब्यूल्स. जो हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें, थायराइड वेसल्स में स्पेशली, और जितने भी हमारे सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, और एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्प जो करते हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू मैंने आपको बताया था जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किस तरीके से हेल्प करते हैं. स्वेटिंग, हमारे स्किन के थ्रू स्वेटिंग होती है, पसीना, तो स्वेटिंग में भी ये एपिथेलियल टिश्यू, स्पेशली क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हमारी हेल्प करता है. तो एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करना हो, एब्जॉर्प्शन का काम हो या फिर सिक्रीशन का काम हो, वो कौन परफॉर्म करता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू. एंड नेक्स्ट वन इज द कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलमनर नाम से समझ आ रहा है, कॉलम शेप, यानी कि कॉलम, पिलर लाइक स्ट्रक्चर.
तो पिलर लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी हेयर, एंड ईच सेल कंटेनिंग द वन न्यूक्लियस एटलीस्ट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ओविडक्ट। इंटेस्टाइन, स्टमक और ओविडक्ट की जो इनर लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है? कॉलमनर एपिथेलियम। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है स्पेशली हमारे इंटेस्टाइन में होता है, स्टमक में हमारे सिक्रीशन होता है, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो ये सारा जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का, वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के थ्रू। और उसका स्ट्रक्चर होता है ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक्चुअली क्या है? ये मॉडिफिकेशन ही है कॉलमनर एपिथेलियम का। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू जब मॉडिफाई हो जाते हैं और स्पेशली जो सिक्रीशन के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जब कॉलमनर एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो सिक्रीशन के काम के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड है किसके लिए? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, म्यूकस एंड एंजाइम एक्सेट्रा। जो भी हमारी बॉडी में सलाइवा सिक्रीट होता है, हमारे बकल कैविटी में म्यूकस सिक्रीट होता है, और जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एंड नेक्स्ट वन इज द सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम, ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जस्ट लाइक पिलर शेप, कॉलम शेप ही है ये, बट इसमें जो ये फ्री बॉर्डर है, इसमें सीलिया प्रेजेंट है। फ्री बॉर्डर हैविंग सीलिया। सीलिया होते हैं जो कि किसी भी पार्टिकल के डायरेक्शन को ओनली एक डायरेक्शनली मूवमेंट कर देते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल से सपोज उसका एक डायरेक्शन नहीं होगा तो वो किधर भी मूव करेगा। अब सपोज इंटेस्टाइन है या ओविडक्ट है, ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एक डेफिनेट डायरेक्शन है ऑब्वियसली। तो ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम है वो डायरेक्शनली मूवमेंट्स को हमारे देखते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम हैव अ फ्री बॉर्डर हैविंग सीलिया, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ओविडक्ट, किडनी ट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा। कहाँ ये प्रेजेंट होंगे? हमारे ट्रैकियल सिस्टम में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ब्रोंकाई में, क्योंकि एयर का ट्रैक पैसेज क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर निकलती है और ऑक्सीजन इन होती है। तो अगर उसका डायरेक्शनली या नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन क्या होगी? ऑक्सीजन हमारे बाहर चली जाएगी। तो डायरेक्शनली जो मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं वो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। किसी भी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मूवमेंट्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दीज आर कॉल्ड द सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ओविडक्ट में ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ऑब्वियस है कि उनका डायरेक्शन भी एक डेफिनेट पाथवे में डायरेक्शन होगा। किडनी ट्यूब्यूल्स, जहाँ पर हमारे जो यूरेटर होता है, तो किडनी यूरिन जो फॉर्म होती है, तो यूरिन फाइनली कहाँ जाएगी? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। तो उसका भी एक डायरेक्शनली मूवमेंट होता है, तो जिसके लिए सिलिएटेड एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो हमने पढ़ा कि एपिथेलियम टिश्यू जो कि हमारे बॉडी की आउटर कवरिंग और हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की जो अंडरलाइन पार्ट्स होते हैं, उनकी जो आउटर कवरिंग बनाते हैं वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़े कि 5 तरीके से होते हैं: स्क्वेमस एपिथेलियल, क्यूबोडियल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, इनका फंक्शन भी क्लियर हो गया कि क्या स्पेशलाइज फंक्शन इस टाइप के टिश्यू परफॉर्म करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू, बिकॉज एनिमल टिश्यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू से ये समझ में आ रहा है कि जहाँ हमारे बॉडी के मसल्स होते हैं, मसल्स के जो टिश्यू होते हैं, दिस आर कॉल्ड द मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक तो स्ट्रेटेड मसल्स मस्कुलर टिश्यू, अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स स्पेशली जो हमारे हार्ट के सेल्स होते हैं, हार्ट में जो हमारे टिश्यू होते हैं वो होते हैं कार्डियक टिश्यू। और स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड, इनको हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज वॉलेंट्री का मतलब दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारा मन होगा तो ये काम करेंगे, इनमें मूवमेंट होगा, और अगर हमारी इच्छा नहीं है तो इनमें मूवमेंट्स नहीं होगा। सो दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, सो दीज आर कॉल्ड द वॉलेंट्री मसल्स। जैसे कि हमारे अपर लिम्स, फोर लिम्स के मसल्स होते हैं, हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स के जो मसल्स होते हैं, हमारे पार्ट्स होते हैं, जो कि हमारी, अब मेरा हाथ है, मैं चाहूँगी तो ये मूवमेंट्स करेगा, और मैं अगर नहीं चाहूँगी तो मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो ये क्या हुआ? वॉलेंट्री मसल्स हो गई। तो हमारे जितने भी अपर लिम्स, फोर लिम्स में जो मसल्स होते हैं, और भी बॉडी पार्ट्स में जो हमारे विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है, वहाँ पर आपके स्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वॉलेंट्री से आपको इसका फंक्शन क्लियर हो जाएगा कि वॉलेंट्री मसल्स आर आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेटेड मसल्स। तो आपको यहाँ पर इसका फंक्शन भी क्लियर हो गया, और आई थिंक ये भी क्लियर हो जाएगा बच्चों
कि स्ट्रेटेड मसल्स हमारी बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियस है कि हार्ट में तो नहीं होंगी, किडनी में भी नहीं होगी, क्योंकि इन सारे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट्स हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो ऐसे जो भी पार्ट आप अपना सोचो कि जो भी ऐसे बॉडी पार्ट्स जिनमें जो फंक्शन होता है, जो मूवमेंट्स होता है, वो हमारी इच्छा से होता है। सो उस सारे बॉडी पार्ट्स में किस टाइप की मसल्स प्रेजेंट होंगे, किस टाइप के टिश्यूज़ होंगे, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। और उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ब्लंट एंड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेल, और यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, डार्क एंड लाइट। आगे मैं और डिस्कस करूँगी आपको, जब आपको मस्कुलर टिश्यू हम डिस्कस करेंगे आगे। अनस्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो मूवमेंट्स होता है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता। दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स में जो मूवमेंट्स होता है, हमारी किडनी में मूवमेंट्स हो गया, हमारे इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स हो गया, स्टमक का मूवमेंट्स हो गया, तो इस सारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स का जो मूवमेंट्स है वो हम अपनी इच्छा से तो नहीं करते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होता रहता है। सो जो मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड द इनवॉलेंट्री मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ब्लंट एंड होता है, यहाँ पर सॉरी ये शार्प एंड देख रहे हो, जबकि स्ट्रेटेड मसल्स में कैसा एंड था, यहाँ पर ब्लंट एंड, और यहाँ पर ये शार्प एंड है। यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओनली वन न्यूक्लियस, यहाँ पर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद हम आते हैं कार्डियक मसल्स में, क्योंकि हम मस्कुलर टिश्यू में 3 तरह के टिश्यू पढ़ रहे थे, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। कार्डियक मसल्स हमारे जो हार्ट की मसल्स होती हैं, और इनमें जो मूवमेंट्स होता है वो थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ में कार्डियक मसल्स में मूवमेंट्स होता रहता है, इनका मूवमेंट कभी भी बंद नहीं होता। कार्डियक मसल्स ब्लंट एंड होती है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, कार्डियक मसल्स ब्रांच होते हैं, और इस तरह से न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर कोई भी आपके ब्लंट एंड है, यहाँ पर कोई भी शार्प एंड नहीं देख पा रहे हो आप। आगे अभी हम फिर से डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ कि स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक में डिफरेंसेस क्या है। तो अभी इतना समझ आया कि मस्कुलर टिश्यू हमारे कितने तरह के होते हैं और उनका मेनली फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो कनेक्शन का काम करते हैं बॉडी में, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को कनेक्शन जो होता है वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। किस तरीके से, अब इनको हम फिर से कैटेगराइज करेंगे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में हम डिस्कस करेंगे ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ दोनों एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जो एक कनेक्टिविटी को बनाए रखते हैं, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीटरी वेस्ट का सर्कुलेशन हो, ये सब किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू ये कनेक्शन कंप्लीट होता है, ब्लड के थ्रू और लिम्फ के थ्रू। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड और लिम्फ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रेजेंट करता है, वो बोन और कार्टिलेज। बोन आपको पता है हार्ड और रिजिड होती है, जबकि कार्टिलेज थोड़े सॉफ्ट होते हैं और फ्लैक्सिबल होते हैं। कार्टिलेज सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल आप देख सकते हो अपनी नोज टिप के, जो आपको यहाँ पर कार्टिलेज है, आपके ईयर में कार्टिलेज है, यानी कि वो ट्विस्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, जबकि बोन हमारी जो होती है वो ट्विस्ट नहीं होती। तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा, लिक्विड, सपोर्टिंग। सपोर्टिंग में हम 2 तरीके के पढ़ेंगे टिश्यू, बोन और कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड और लिम्फ के बारे में जानेंगे। देन प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हमें पढ़ने हैं 4 तरीके के टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, टेंडॉन्स और लिगामेंट्स। एरियोलर, एडिपोज, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट। देन उसके बाद हम 4th टाइप का एनिमल, जो लास्ट 4th टाइप के आपको एनिमल टिश्यू बताए, उसमें कि लास्ट जो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो हमारी पूरी बॉडी में सेंसेशन के लिए, हमारे पूरी कोऑर्डिनेशन को, जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, वो हमारा नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू की जो सिंगल सेल होती है वो हमारी होती है न्यूरॉन। तो बेसिकली हम नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन, इसके बारे में जानेंगे, और नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी की किस तरीके से हेल्प करता है। तो आगे हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बच्चों। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू, इतना क्लियर हो गया। एपिथेलियल हम क्लियर कर चुके हैं, बट अब मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस।
ये मैं वन बाय वन डिस्कस करती हूँ जो होती है। उसके बाद तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एनिमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि एनिमल टिश्यू हमने 5 तरीके के पढ़े थे। एपिथेलियल हम डिस्कस कर चुके, मस्कुलर भी हम डिस्कस कर चुके। अब हम डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को फिर हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करके पढ़ना है। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ेंगे एरियोलर, एडिपोज, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स। सो वन बाय वन आई विल डिस्क्राइब इट। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू 4 तरीके के आपको मैंने बताया। एरियोलर टिश्यू, इनडेफिनिट शेप, 2 टाइप्स फाइबर्स, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इनडेफिनिट शेप्स की होती है इनकी सेल्स, कोई शेप डिसाइडेड नहीं होता, इरेगुलर शेप भी आप कह सकते हो। और 2 टाइप्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। 2 तरीके के फाइबर होते हैं, एक येलो फाइबर्स और एक वाइट फाइबर्स होते हैं। कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स आर प्रेजेंट। और इनका काम क्या होता है एरियोलर टिश्यू का? सपोर्टिंग एंड बाइंडिंग का जो काम होता है, सपोर्ट किसी भी ऑर्गन्स को जो सपोर्टिंग का काम होता है, बाइंडिंग का काम होता है, आपस में जो कनेक्शन का काम होता है वो होता है एरियोलर टिश्यू का। सो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि किस इंडेफिनिट शेप होते हैं, किस किस से बने होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? सपोर्टिंग एंड बाइंडिंग। नेक्स्ट वन इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बेसिकली फैट्स का जो स्टोरेज होता है वहाँ पर एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। प्रोवाइड्स कुशन बिलो द स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स, कीप बॉडी वार्म्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि जहाँ पर भी फैट स्टोरेज होगा, फैट स्टोर होगा, तो एक कुशन लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो भी ऑर्गन्स को एक कुशन की तरीके से क्या कहते हैं प्रोटेक्शन मिलेगा, वो आपके एडिपोज टिश्यू की तरीके से मिलता है, जो हमारे मसल्स में होता है, हमारे थाइस की मसल्स में, हमारे जो जहाँ भी आप मसल्स में एडिपोज टिश्यू का एक्सेस होता है वहाँ पर ऑर्गन्स में कुशन लाइक आपको महसूस होता है। प्रोवाइड कुशंस बिलो द स्किन एंड अराउंड द ऑर्गन्स, की बॉडी वार्म। जब कुशन एडिपोज टिश्यू होगा, फैटी लेयर होगी हमारी स्किन के नीचे अंदर लेयर में, तो हमारी जो स्किन होती है वो वार्म गर्म रहती है। तो प्रोवाइड्स वार्मनेस, जो हमारी बॉडी में वार्मनेस होती है वो एडिपोज टिश्यू के थ्रू होते हैं। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ आल्सो, जो भी हमारे ऑर्गन्स को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है वो एडिपोज टिश्यू करता है। टेंडॉन्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। वाइट कलर्ड नॉन इलास्टिक फाइबर, वाइट कलर है और नॉन इलास्टिक फाइबर है। एंड कनेक्ट बोन टू मसल, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बोन टू मसल्स, एक होता है बोन टू बोन कनेक्शन और एक होता है बोन टू मसल्स कनेक्टेड। 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर, टेंडॉन्स और लिगामेंट। टेंडॉन्स जो होते हैं वो बोन और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन का काम होता है वो टेंडॉन्स करते हैं, और लिगामेंट्स होते हैं बोन टू बोन जो जॉइंट होता है, जो बोन से बोन का कनेक्शन होता है वो थ्रू लिगामेंट्स होता है। तो टेंडॉन्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो टेंडॉन्स वाइट कलर्स एंड नॉन इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। एंड कनेक्शन क्या होता है इनका में? कनेक्ट बोन टू मसल्स, बोन और मसल्स के बीच के जो कनेक्शन होता है, जो जॉइंट्स होता है, दीज आर मेड अप ऑफ टेंडॉन्स। एंड लिगामेंट्स, नेक्स्ट वन इज द लिगामेंट्स। टफ इलास्टिक फाइबर्स, येलो कलर्ड फाइबर, टफ इलास्टिक फाइबर भी होता है और येलो कलर फाइबर भी होता है। कनेक्ट बोन, वन बोन टू अनदर बोन, यानी कि जो बोन से बोन का कनेक्शन होता है वो लिगामेंट्स के थ्रू होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। तो क्लियर हो गया बच्चों, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर, एडिपोज, टेंडॉन एंड लिगामेंट। एडिपोज से याद रखिएगा, एडिपोज टिश्यू जो फैटी लेयर हमारी स्किन के नीचे, जहाँ भी आपके बॉडी ऑर्गन्स में जो फैटी लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी को एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर देती है, कुशन की तरीके से काम करती है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जिस तरीके से हमारा कुशन होता है तो अगर हम गिर जाएँ या कोई ऐसी चीज़ है तो हमें प्रोटेक्ट कर लेगी, तो इसी तरीके से जो एडिपोज टिश्यू है वो हमारी बॉडी को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और टेंडॉन्स बोन और मसल्स के बीच का जॉइंट, और लिगामेंट्स बोन टू बोन जॉइंट। सो आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर हो जाएगा आप सबको कि प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के थे, 4 तरीके के। कनेक्टिव टिश्यू के ही हम टाइप पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू में 4 तरीके के टिश्यू हमने पढ़ने हैं। एपिथेलियल हम डिस्कस कर चुके,
मस्कुलर भी हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम थर्ड टाइप का टिश्यू, एनिमल टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में नर्व सेल का डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन और क्या क्या इसके आगे के टाइप्स होते हैं। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू हम बाद में पढ़ेंगे, बोन्स और कार्टिलेज के बारे में। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर मैंने मेंशन इसलिए कर दिया सो दैट कि आपको ये क्लियर रहे कि कनेक्टिव टिश्यू को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सो ये हमने डिस्कस कर लिया प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू से ही आपको समझ आ रहा है कि इस तरीके का फ्लूइड जो कि हमारी बॉडी में कनेक्शन की तरीके से काम करता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड और लिम्फ दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड में हमारे 3 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लूइड मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारे ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं वो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जिसे कि हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग का काम होता है। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर देता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है। जितने भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं उन सब में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो थ्रू इरिथ्रोसाइट्स, एंड इरिथ्रोसाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द रेड ब्लड सेल RBC, and RBC contains hemoglobin and hemoglobin bind oxygen। रैपिडली ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन में। आयरन कॉन्टेनिंग कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसलिए याद रखिएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन इरिथ्रोसाइट्स में होता है। ब्लड में और क्या होता है हमारा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। जो भी ब्लड का थक्का जम जाता है, जैसे कि हम कभी चोट लग जाए तो कुछ समय के बाद ब्लड अपने आप से क्लॉटिंग जो हो जाती है, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, तो ब्लड के कोआगुलेशन में प्लेटलेट्स हेल्प करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी प्लेटलेट्स हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी कि WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। जितने भी आउटसाइडर जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, जो भी आपके आउटसाइडर जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं, उनको किल करने का जो काम होता है, हमारा जो फाइटर, जो हमें जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में फाइटर जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट होते हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल। तो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो ब्लड में हमने पढ़ा कि इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट इतने तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं, सेल्स होती है। और ब्लड का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है ब्लड का हमारी बॉडी में, आई विल टेल यू। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, जो भी हमारे टेम्परेचर की रेगुलेट करने का काम होता है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको एक मेंटेन करने का जो काम होता है वो ब्लड करता है। एंड नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन की सप्लाई करना, और फिर बॉडी की सारी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फिर बॉडी से जो रिमूव करना, यानी कि पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, वो किसके थ्रू होती है। ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम होता है वो क्या होता है, ब्लड। ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में कंबाइंड हो जाती है, और उसी तरीके से वापस जब ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो बॉडी से रिमूव हो जाती है। सो ब्लड हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी ब्लड हेल्प करता है। जो ब्लड मटेरियल्स, प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, ब्लड। फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स। जितने भी डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, उनसे जो हमारे फाइटर होते हैं, ल्यूकोसाइट अभी मैंने आपको बताया, उनसे फाइट करने में जो हेल्प करते हैं, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि ये क्लियर हो गया आपको कि ब्लड हमारा किस किस तरीके से फंक्शन करता है। ब्लड का क्या फंक्शन होता है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड मटेरियल, एंड फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स।
तो नेक्स्ट लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू हमने ब्लड डिस्कस किया, नेक्स्ट का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है लिम्फ। येलो कलर्ड फ्लूइड कंटेन्स WBC, येलो कलर का फ्लूइड होता है और इसमें WBC होती है और अदर टाइप के ब्लड सेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती। जबकि ब्लड सेल में मैंने आपको बताया था इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट, और भी तरह के सेल्स होते हैं, 5 टाइप के सेल्स और भी होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको केवल इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट के बारे में बताया है। यहाँ पर लिम्फ में येलो कलर्ड फ्लूइड और कंटेनिंग WBC ओनली, यहाँ पर RBC या कोई अदर टाइप की ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली WBC प्रेजेंट इन अ लिम्फ। लिम्फ का फंक्शन क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टेड फैट। जो डाइजेस्टेड फैट होता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है? लिम्फ में स्टोर होता है। और एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ब्लड और टिश्यू के बीच जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो थ्रू लिम्फ होता है। बॉडी में हमारे पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे के क्लासेस में आपको पूरा लिम्फेटिक सिस्टम पूरा पढ़ाया जाएगा। बट अभी आपको केवल सिलेबस में इतना ही जानना है कि लिम्फ है क्या एक्चुअली में और लिम्फ का फंक्शन क्या है। तो लिम्फ एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, येलो कलर्ड होता है और containing WBC and storehouse of digested fats, exchange material between blood and other tissue. So I hope कि आपको कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में हम बोन और कार्टिलेज दो के बारे में जानेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, बोन जो होती है वो बहुत रिजिड होती है, हार्ड होती है बोन्स। ऑस्टियोसाइट, बोन की जो सिंगल सेल होती है जिसे कि हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और कार्टिलेज जो होती है इलास्टिन फाइबर होता है येलो कलर का, और ये बहुत सॉफ्ट होता है। अगर मैं अपने टिप्स, नोज़ की टिप्स देखूं, ईयर की आपके यहाँ पर कार्टिलेज होता है, नोज़ की टिप्स में जहाँ भी आपको सॉफ्ट फाइबर्स मिलते हैं वो आपकी कार्टिलेज, और जहाँ भी रिजिड होता है वो आपका सब बोन होता है। इसको मैं और भी डिस्क्राइब करके बताती हूँ आपको, आई विल टेल यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में ही हमने पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू जो हम पढ़ रहे थे बोन और कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज को मैं डिस्कस करूँगी। बोन आपको पता है, सबको पता है कि बोन हमारे कहाँ पर होती हैं, कहाँ कहाँ हमारे बॉडी में फ्रेमवर्क का जो काम करता है हमारी बॉडी में, वो बोन का काम होता है। स्ट्रॉन्ग, टफ एंड पोरस टिश्यू होते हैं बोन में। बोन सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट। जो बोन तो एक टिश्यू, इट्स अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन की जो एक सिंगल सेल होती है, दिस इज कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट्स। मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड हेविली इम्प्रेग्नेटेड विद द साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जो मैट्रिक्स होता है ऑस्टियोसाइट्स का, उसमें जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है वो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बोन्स आल्सो कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। बोन्स में भी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होता है। और बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो में RBC का फॉर्मेशन भी होता है। जो हमारा बोन मैरो होता है वहाँ पर RBC का फॉर्मेशन, इरिथ्रोसाइट जो मैंने आपको बताया था, उसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है। तो बोन किस टाइप के सेल्स हो गए, समझ आ गया। स्ट्रॉन्ग, टफ एंड पोरस टिश्यू होते हैं। बोन सेल्स आपके ऑस्टियोसाइट्स है, और ऑस्टियोसाइट्स में आपके मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। एंड बोन्स आर ऑल्सो कंटेन द ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स। क्या फंक्शन होता है बोन का? ऑलरेडी यू नो। फॉर्म स्केलेटन विच प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन द लोकोमोशन। जो भी हमारे लिम्स में मूवमेंट्स की जो प्रोसेस होती है, जो हमारी बॉडी का स्केलेटन, जो फ्रेम होता है हमारी बॉडी का, और जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन मिलता है, वो सब हमारा जो टिश्यू है बोन टिश्यू की वजह से हो पाता है। सो बोन्स फॉर्म द स्केलेटन विच प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स द लोकोमोशन। हमारे जो बॉडी में जो मूवमेंट्स, हमारे मूवमेंट्स होते हैं जो, वो भी हमारे थ्रू बोन्स ही पॉसिबल हो पाता है। सो क्लियर हो गया बच्चे, बोन्स क्या होता है। नेक्स्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल येट सेमी रिजिड टिश्यू है। बोन जबकि आपका किस तरीके का था? रिजिड था। अगर बोन को मैं इस तरीके से मोड़ने की कोशिश करूं, ट्विस्ट करने की कोशिश करूं, जस्ट लाइक अगर मैं बोलूं कि ये बोन है और मैं इसे मोड़ने की कोशिश करूं तो ये नहीं मुड़ेगा, ये टूट जाएगा। तो जो बोन होते थे वो हमारे रिजिड थे, वाइल जो कार्टिलेज है वो हमारे सॉफ्ट है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। यहाँ पर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल। जबकि जो बोन टिश्यू होते हैं, बोन टिश्यू आपके
इलास्टिक नहीं होते, बोन टिश्यू हमारे रिजिड होते हैं और कार्टिलेज हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, इलास्टिसिटी होती है कार्टिलेज में। तो कार्टिलेज सॉफ्ट, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल येट सेमी रिजिड टिश्यू है। द सेल ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड द कॉन्ड्रोब्लास्ट। जो कार्टिलेज की सेल होती है उससे हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल। और जबकि हमने बोन की सेल, जो बोन में सिंगल सेल, बोन इज द टाइप ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बोन की सिंगल सेल थी ऑस्टियोसाइट, और कार्टिलेज की जो एक टिश्यू है सिंगल सेल है वो है कॉन्ड्रोब्लास्ट। एंड आर फाउंड इन अ ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। 4 सेल्स का जो ग्रुप होता है उसमें ये हमारे कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट, 4 कॉन्ड्रोब्लास्ट एक जगह इकट्ठी होती है, ग्रुप होता है 4 कॉन्ड्रोब्लास्ट का, तो हमारा कार्टिलेज बन जाता है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि फाउंड इन ए ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, 4 सेल्स के ग्रुप में कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं इन ए कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू जो होता है फ्लेक्सिबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे स्केलेटन पार्ट को, स्पेशली हमारी टिप्स, जो नोज़ की टिप्स हो गई, हमारे एक्सटर्नल ईयर्स हो गए, और हमारी जो वर्टिब्री होती है, हमारे जो वर्टिब्री कॉलम होता है हमारा, वो उसकी जो डिस्क होती हैं, 2 डिस्क के बीच का जो हिस्सा होता है वो भी हमारा कार्टिलेज से ही बना होता है। टिप्स ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर, डिस्क बिटवीन द 2 वर्टिब्री। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारे बैक में, उसकी जो डिस्क होती है 33 वर्टिब्री होते हैं, तो 33 वर्टिब्री में 2 डिस्क के बीच में जो होता है वो आपका डिस्क के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और फ्लेक्सिबल सपोर्ट है, यानी कि मूवमेंट्स भी हो सकता है। अगर ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट नहीं होता तो हम स्ट्रेट ही रहते, क्योंकि फ्लेक्सिबल सपोर्ट है तो हम मूवमेंट भी कर सकते हैं, हम झुकना चाहें, किसी तरीके से अपनी बॉडी को जो हम मूव करना चाहते हैं वो हम मूव कर सकते हैं, बिकॉज कार्टिलेज प्रोवाइड द फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू द पार्ट ऑफ स्केलेटन। सो क्लियर हो गया बच्चों कि बोन का क्या फंक्शन है और कार्टिलेज का क्या फंक्शन है। ये बोथ टाइप ऑफ टिश्यू आ रहा है। कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस कर रही थी आपसे। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हमने 4 तरीके के टिश्यू डिस्कस किए 1 बाय 1। एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस किया जिसमें हमने 4 तरीके के सेल्स डिस्कस किए। उसके बाद हमने मस्कुलर टिश्यू डिस्कस किया जिसमें हमने स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और वॉलेंट्री मसल्स डिस्कस करे। उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करा, और कनेक्टिव टिश्यू के बाद अब मैं डिस्कस करूँगी नर्वस टिश्यू, क्योंकि 4 तरीके के एनिमल टिश्यू हमने पढ़े हैं तो 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। सो लास्ट वन इज दैट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की जो सिंगल सेल होती है वो नर्व सेल होती है। नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, नर्वस टिश्यू से आपको समझ आ रहा है। नर्व सेल का मैं स्ट्रक्चर भी बताती हूँ और फंक्शन भी बताती हूँ। जितने भी हमारे आउटर स्टिम्यूल्स होते हैं उनको रिसीव करना और उनको ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाना, और उस मैसेज को किस तरीके से हमारे जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसको पूरे मैसेज को ट्रांसमिट करने का जो काम होता है वो हमारे नर्वस टिश्यू का होता है। जितने भी आउटर स्टिम्यूल्स होते हैं, जो भी हमारी बॉडी में एक्शंस होते हैं, उनको सबको स्टिमुलेशंस को रेगुलेट करने का जो काम होता है वो सब हमारे नर्वस टिश्यू का होता है। एंड सिंगल सेल ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड द नर्व सेल, जिसे कि हम न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन। सो आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से बनेगा, आराम से समझ लीजिएगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब भी आप नर्व इम्पल्सेस पढ़ोगे तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
ये जो आपको यहाँ पर ये इस तरह से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर द डेंड्राइट्स। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, सिंगल सेल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। दीज आर द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं। जब भी कोई आउटर रिसेप्टर, आउटर स्टिम्यूल्स होता है तो डेंड्राइट्स हमारे मैसेज, किसी भी रिस्पॉन्स को, जो मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं, वो डेंड्राइट्स करते हैं। This is the nucleus, Nissls granule, एक्सॉन। ये जो आपको यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये मैसेज को लेकर जाता है, कन्वे करता है आगे, एक्सॉन। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। मेडुलिन शीथ, and these are the terminal end. डेंड्राइट्स रिसीव द मैसेज। ये जो डेंड्राइट्स आपको यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरीके से आपने प्लांट्स में देखा होगा कि इस तरीके से ब्रांच अराइजेस होती हैं, तो ये जो हमारी न्यूरॉन सेल होती है, न्यूरॉन्स में यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर रिसेप्टर एंड दीज आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स। इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स रिसीव द मैसेज एंड एक्सॉन टेक देम अवे। एक्सॉन इस मैसेज को आगे लेकर जाएगा, यहाँ पर ये टर्मिनल एंड है, और उसके बाद इससे दूसरा नर्व आपका कनेक्टेड होता है। टर्मिनल एंड के बाद फिर दूसरी आपकी न्यूरॉन कनेक्ट होगी। इस तरीके से हमारी बॉडी में पूरा एक सिस्टम चलता है, पूरा एक बहुत लंबी लॉन्ग चेन होती है, पूरा नर्वस सिस्टम इस तरीके से हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। फिर ये टर्मिनल एंड, फिर दूसरे का आपका स्टार्टिंग डेंड्राइट, दूसरी आपकी नर्व सेल आ जाएगी, उसके बाद उसका टर्मिनल एंड, फिर दूसरे डेंड्राइट। डेंड्राइट ने मैसेज रिसीव किया, आगे एक्सॉन के थ्रू वो टर्मिनल एंड तक पहुंचा, टर्मिनल एंड के बाद फिर दूसरे डेंड्राइट्स के पास पहुंचा, और इस तरीके से ये पूरा जो मैसेज होता है वो हमारे ब्रेन तक जाता है। और ये इतनी फास्ट होता है, जिस तरीके से का करंट आपका इतनी स्पीड से चलती है, उसी तरीके से इतनी फास्ट ये मैसेज होता है कि आपके ब्रेन तक गया, और ब्रेन ने फिर रिस्पॉन्स किया, आपको मैसेज दिया, और मैसेज आपने फिर कन्वे करते हैं आपके, फिर वापस नर्व्स ये मैसेज लेकर जाते हैं। सपोज आपने किसी हॉट प्लेट को पकड़ लिया, बहुत हॉट प्लेट है, तो आप अपना हाथ तुरंत वापस खींच लेते हो, बिकॉज जो डेंड्राइट्स उन्होंने मैसेज रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद एक्सॉन के थ्रू वो मैसेज आपके ब्रेन तक गया, और आपके ब्रेन ने फिर आपको मैसेज दिया, और आपने अपना हाथ वापस खींच लिया। तो जो नर्वस टिश्यू होता है वो पूरा हमारे सेंसेशन को, हमारे बॉडी में जो भी नर्व इम्पल्सेस होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करता है, और हमारी बॉडी में जो हमारा पूरा सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का एक तरीके से काम करता है। तो नर्वस टिश्यू, जिसका कि स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, नर्वस टिश्यू का आपको फंक्शन भी क्लियर हो गया, और नर्वस टिश्यू की एक सिंगल सेल है जिसे कि हम न्यूरॉन कहते हैं। सो क्लियर हो गया बच्चों। हमने एनिमल टिश्यू पढ़े, और एनिमल टिश्यू में हमने 4 तरीके के टिश्यू पढ़े। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमने पढ़ा मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू के बाद हम पढ़ रहे थे नर्वस टिश्यू। तो चारों तरीके के टिश्यू आपके यहाँ पर क्लियर हो गए एनिमल टिश्यू, और आपका एनिमल टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसी की मॉक सीरीज़ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। सो आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार भी लगेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो क्लियर बच्चों? ओके, टिल देन बाय बाय।